आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं मनीष शर्मा। आज इस विशेष प्रोग्राम में मेरे साथ एक ऐसी सियासी शख्सियत मौजूद होंगी जो बहुत कम समय में इन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया। राजस्थान से आते हैं और उन्हें मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। उससे पहले आपको बताता हूं कि बहुत कम लोग होते हैं सियासत में जो लक्ष्य लेकर चलते हैं उसे बहुत कम समय में हासिल कर लेते हैं। ऐसी वो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नाम है राजकुमार रोत। नाम आपने बिल्कुल सुना होगा। विधायक रहे और अब दिल्ली पहुंच चुके हैं सांसद बनकर। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सीधा रूबरू करा देता हूं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत एनडीटीवी पर। थैंक यू। राजस्थान में जो सफ़र शुरू हुआ आदिवासी हितों को लेकर के बांसवाड़ा इलाके से, और अब दिल्ली पहुंचे हैं आप, कितना फ़र्क लग रहा है राजस्थान के आदिवासी इलाके से और सीधा दिल्ली के जनपद और लट्टियन दिल्ली में, और वो भी ऊँट की सवारी से? बिल्कुल, काफ़ी कुछ डिफरेंस लगा और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हालांकि पहले आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरी ओर से जोहार, और विशेषकर बांसवाड़ा डूंगरपुर के सारे साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों की बदौलत ही आज मुझे दिल्ली में पहुँचने और आप सबके सामने रूबरू होने का अवसर मिला। हमारा जो शुरुआती संघर्ष रहा, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। पारिवारिक देखा जाए या हमारा जो गाँव का एजुकेशन का जो माहौल था, मतलब शुरुआती जो बहुत, मतलब कह सकते हैं कि वो मूलभूत सुविधाओं से भी हम लोग काफ़ी वंचित थे। मतलब सड़क वड़क पानी वानी सब चीज़ों से काफ़ी दूर थे। और पॉलिटिकली कैरियर अगर देखा जाए तो हम कॉलेज के अंदर जो एक आम युवा हर चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार होता है, उसी मुहिम में हम सबसे आगे वाली लाइन में खड़े रहते थे। हर बात को लेके, हर जगह अन्याय, कहीं पर भी अन्याय हुआ है तो स्टूडेंट विंग के साथ हम खड़े रहते थे, और इसी वजह से यूथ ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया जी। तो ये जो कॉलेज से सफ़र आपका शुरू हुआ, जिस तरह से आपने बताया, और अक्सर जब आज हम अगर आधुनिक दौर की बात करते हैं, आज जब दुनिया में बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की, कॉलेज में लड़के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। आपने कॉलेज में पॉलिटिकल स्टार्टअप शुरू कर दिया। आपने एक अपना संगठन बनाया, भील आदिवासी संघर्ष, जो आपने खुद उसके आप छात्र संघ नेता भी रहे, और एक तरह से कहें कि सियासी स्टार्टअप आपने शुरू कर दिया आदिवासी इलाकों में। कैसी जर्नी रही और क्या जरूरत थी इसकी उस वक्त पे, क्योंकि नेता तो आदिवासी इलाकों में पहले भी रहे थे? बिल्कुल। आदिवासी इलाके के अंदर देखा जाए तो हमारा वहाँ का अगर हिस्ट्री उठा के देखा जाए तो एक बार कांग्रेस बनता है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी जी। मतलब आज से 10 साल पहले आम जनता को ये नहीं पता रहता था कि कांग्रेस को वोट देना है, ये समझते थे लोग, लेकिन हाथ पे देना है। कैंडिडेट कौन है, उसका नाम क्या है, वो क्या करेगा, उसका एजुकेशन क्या है, वो हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए क्या करेगा, नहीं पता था। तो हम लोगों ने इस हमारे शेड्यूल एरिया के जो संवैधानिक प्रावधान थे, उन प्रावधानों को लेकर हम लड़े और लड़ने का कोशिश किया। तो लड़ने के वक्त हम जिस संगठनों में थे वहां पर हमें कहीं न कहीं बंदिश में रखा गया, तो हमने स्वतंत्र बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बनाया और वहीं से पॉलिटिकली जर्नी शुरू हुई हमारी। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात दर्शक इस वक्त पे देख रहे हैं आपको, राजकुमार जी, ये जरूर जानना चाहेंगे, आपने जब वो पॉलिटिकल जर्नी शुरू की आपकी छात्र संघ के दौर से, और बहुत कम 1992 का आपका जन्म है, बहुत कम उम्र में आपने पिता को खो दिया। लोग अक्सर सोचते हैं घर संभालने को लेकर, खुद के परिवार को संभालने को लेकर, आपने तो पूरे समाज और आदिवासी जो कहेंगे प्रदेश को संभालने का मोर्चा संभाल लिया। ये कैसे प्रेरणा आई, ये क्या चीज़ थी जो इंस्पायर किया आपको? वो यूँ देखा जाए तो मेरे खुद से प्रेरणा आई, क्योंकि मैंने जिस परिस्थितियों में मेरा जीवन गुजारा, इसमें मेरी माँ का महत्वपूर्ण योगदान रहा और हर परिस्थिति का सामना किया हमें। तो जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि जिन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ, उन परिस्थितियों से कोई और नहीं गुजरे, उसके लिए मैं सहारा बनूँ, और उसके लिए सहारा बनने के लिए मुझे लीडरशिप करनी पड़ेगी। इसी हिसाब से मैं स्टूडेंट विंग के अंदर एक सक्रियता भूमिका निभाते हुए मैं आगे बड़ा। फीस कम करानी हो, एडमिशन कराना हो, टिकट का हो, रोडवेज का हो, इन सारी चीजों को लेके हम लोग लड़ते गए, और इसी वजह से लोगों ने, यूथ ने मुझे आगे किया कि नहीं, इसको आगे भेजना है। क्या क्या कठिनाई आई, क्योंकि जब अक्सर इस तरह का देखा जाता है, जब कोई भी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लीग ऑफ पॉलिटिक्स शुरू करता है, बाकी पार्टियां भी प्रदेश में और देश में बनी हैं, आपके एक्सपीरियंस में क्या खास बात रही कि क्योंकि जब भी इस तरह की छोटी पार्टी अपने आप में उद्भव करती है तो बड़ी पार्टियों की कोशिश रहती है कि उसे किसी ना किसी तरह या तो मिला लिया जाए या फिर उसे दबा दिया जाए।
क्या इस तरह का भारत आदिवासी पार्टी के साथ में हुआ? क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी से पहले एक और पार्टी थी आपके यहाँ पर मौजूद थी, प्रदेश में भी उसकी पकड़ थी, लेकिन एक स्प्लिट हुआ और दूसरी पार्टी इस तरह से बनकर आई। क्या इस तरह की कोशिशें हुई? क्या और कठिनाई आई आपको? और क्या मौजूदा चैलेंजेज आप अभी भी महसूस करते हैं आपकी पार्टी को लेकर? बिल्कुल स्वाभाविक है, देश की हिस्ट्री भी यही रही है कि लोकतंत्र में कोई नई क्षेत्रीय पार्टियां बनती है तो बड़ी पार्टियां उसको कहीं न कहीं दबाने का काम करती है। वो पिक्चरें हमारे साथ भी हुई। पिछली बार मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य था और उस समय बीटीपी से हम लोग आते थे, जो बीटीपी गुजरात से एज ए कंट्रोल के रूप में वहाँ से हम लोग कनेक्टेड थे। तो उस दौरान भी राजस्थान के अंदर स्थितियां बनी तो काफ़ी प्रेशर हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, काफ़ी प्रेशर किया, प्रताड़ित भी किया, कई मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन हम लोग टक से मस नहीं हुए। परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हमें। 5 साल गवर्नमेंट रही, हालांकि हमने समर्थन दिया तो 2-2.5 साल हमें सपोर्ट भी मिला, लेकिन 2.5 से 3 साल तक हमें काफ़ी मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। काफ़ी प्रयास हुए कि उनको सम्मिलित किया जाए, लेकिन हम जिन मुद्दों को लेके, जो इस मूवमेंट को लेके हम लोग आ रहे थे, वो मूवमेंट और वो विचारधारा समझौते वाली विचारधारा नहीं थी। हमारी विचारधारा मजबूत थी, इसलिए हम मजबूत थे और हमने इस प्रकार की किसी प्रकार के दबाव में नहीं रहे। आज भी परिस्थितियां हो सकता है इधर उधर बनेगी, कई लोग चाहेंगे दबाव में, कोई प्यार से कहेगा, कोई डरा धमका के कहेगा हमें सम्मिलित हो जाओ, पार्टी तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं कि इस कम उम्र में मुझे उस पार्टी ने, उस विचारधारा ने 2 बार विधायक बनाया और सांसद बना के भेजा है, इतना अवसर दिया है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। सारे नेशनल राष्ट्रीय पार्टियों को त्याग कर, बड़े बड़े नेता थे वहां, उन सबको साइड में करके वहां की जनता ने, वहां के यूथ ने मेरे पे भरोसा किया है। तो मैं हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस विचारधारा, उस पार्टी से हम लोग कभी इधर इधर नहीं होने देंगे और न ही इस पार्टी को टूटने देंगे, न ही हमारे किसी साथी को इधर उधर जाने देंगे। अच्छा, जब आप ये बात कहते हैं राजकुमार जी कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, कोशिशें की गई, गहलोत सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, होता है अक्सर छोटी पार्टियों को जब भी इस तरह से प्रभावी किसी इलाके में होती हैं तो कोशिशें ज़रूर होती हैं बड़ी पार्टियों की तरफ से। लोकतंत्र में स्वाभाविक भी है कि हर आदमी को अपनी हक आवाज़ उठाने का और अपने हकूक़ की बात करने का, और उसी के तहत आप भी यहाँ तक पहुँचे। लेकिन बड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आपकी तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से लोगों को कई बार मिलते रहते हैं। मसलन मैं लोकसभा चुनाव की बात कर लेता हूं, उससे पहले विधानसभा में आप एक तरह से पूरी तरह इंडिपेंडेंट थे। लोकसभा चुनाव की जब बात आई तो एक अलायंस हो गया, INDI अलायंस बना, जो राजस्थान में भी था, RLP के साथ बना, CPI के साथ में, और आपकी पार्टी भी उसमें कहीं ना कहीं शरीक हो गई। आपकी तरफ से बहुत पिक्चर आज भी क्लियर नहीं है, चुनाव भी खत्म हो गए, आप जीत भी गए हैं, कि आप उसके हिस्सा हैं या नहीं हैं, कांग्रेस के साथ में हैं या कांग्रेस के उस अलायंस के आप खिलाफ हैं। क्योंकि आप ही के नेता हमारे साथ मौजूद थे एक प्रोग्राम में, उनका कहना था कि कांग्रेस हमारे कंधे पर चढ़ गई है, हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। देखो, वहां की परिस्थितियां अलग टाइप की बनी थी। हम लोगों ने तो पहले से डिसाइड कर लिया था कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे और स्वतंत्र ही तैयारी की थी, स्वतंत्र ही नॉमिनेशन किया था। लेकिन वहां पर पिक्चर अलग टाइप की बनी थी कि जो कांग्रेस से बड़े दिग्गज नेता के रूप में माने जाते थे कांग्रेस के हाईकमान के द्वारा, उस आदिवासी इलाके के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ में महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी वो एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। और जैसे वो एकदम अचानक भाजपा में गए, उस दौरान पूरे क्षेत्र के अंदर अलग सा ही माहौल क्रिएट हुआ और कांग्रेस के हाईकमान जो कहें या बड़े लीडर कहें, उनके अंदर भी काफी कंफ्यूजन पैदा हुआ। तो हम जो गठबंधन को लेकर हमने प्रपोजल दिया था 5 सीटों का, हम 5 सीट चाह रहे थे। राजस्थान के अंदर 2 सीट, एक मध्य प्रदेश, एक गुजरात और एक हम दादरा नगर हवेली, मतलब 5 सीटें हम चाह रहे थे इंडिया अलायंस के तहत। लेकिन 5 सीटों पे बात नहीं जमी। इसके दौरान उन्होंने उतार लिया, हमने भी उतार लिया। लेकिन बांसवाड़ा के अंदर जो परिस्थितियां बनी, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया, लेकिन वही कैंडिडेट रात को पता चला कि वो भाजपा का कैंडिडेट था, महेंद्रजीत मालवीय का कैंडिडेट था। तो उसी दौरान हमने भी रिक्वेस्ट किया इंडिया अलायंस के साथियों से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और रंधावा जी से, कि आप लोग अगर, हमने जब सरकार वाला इशू बन रहा था उस समय समर्थन दिया और आपको लगता है कि महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस को धोखा दे के गए, सबक सिखाना है, तो आप इसको छोड़ दो इंडिया अलायंस में। उस दौरान उन्होंने घोषणा की, लेकिन कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसने किसी प्रकार का फॉर्म विड्रॉल नहीं किया, उसने अपना काम किया। तो एक तरफ देखा जाए ये शायद पूरे देश का डिफरेंस अलायंस रहा। और हालांकि वहां पर भी कांग्रेस के अंदर 2 धड़े हो गए। एक धड़ा ने हमारे साथ दिया, उनका हम स्वागत और धन्यवाद देते हैं, और कुछ साथी एज ए भाजपा की ओर चले गए, कुछ साथी कांग्रेस का जो कैंडिडेट खड़ा था उसके साथ ही रहा। तो हमारी पिक्चर अभी जो वर्तमान में है कि इंडिया अलायंस जो बना था उस दौरान हमारी पार्टी का कहीं नाम
नहीं था और अभी भी इंडिया अलायंस के अंदर हम नहीं है, लेकिन एज ए देखा जाए हम विपक्ष के रूप में भूमिका निभाएंगे। हम तो यही कहते हैं कि ना पक्ष में ना विपक्ष में, हम निष्पक्ष में खड़े रहेंगे। सरकार अच्छा काम करती है तो स्वागत करेंगे, और सरकार गलत काम करती है तो ऐसे विपक्ष के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। ठीक है, अब मतलब आपका कहना है कि निष्पक्ष आपकी भूमिका है। अब क्या इसी निष्पक्षता की वजह से आप सीएम भजनलाल से भी मिलते हैं, आप बीजेपी के नेताओं से भी मिलते हैं? लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस का फायदा उठाया, आप जीत के चले गए, 2.5 लाख वोटों के अंतर से बड़ा मार्जिन था, आपने वहाँ बीजेपी के नेताओं को हराया और फिर बीजेपी के साथ ही पींगे बढ़ा रहे हैं। देखो, मुख्यमंत्री जो होते हैं, पीएम होते हैं, वो बनने के बाद किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। मेरा फर्ज बनता है मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता के लिए मैं कुछ स्कीम ले जाऊं, और मैं एक प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मुझे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करनी है, सबसे मुलाकात करनी है। तो भजनलाल जी से मेरी मुलाकात हुई। भजनलाल जी ने परसों देखे तो अशोक गहलोत जी से भी मुलाकात की थी, वो बीमार थे तो विचारधारा से साइड में हट के उन्होंने एक पर्सनल मुलाकात की थी। तो मैं भी मेरे वहाँ 3 विधायक हैं, मेरे क्षेत्र की डिमांडें हैं, उनको लेके हम समय समय पे मुख्यमंत्री और यहाँ से प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे। उसमें आइडियोलॉजी का कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी हमारे साथ खड़ी है, हम अलग हैं। बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जरूरत पड़ने पर उस आइडियोलॉजी से लड़ेंगे हम। और आज पीएम है, सीएम है, तो हमारा फर्ज बनता है हमारे क्षेत्र की बात यहाँ तक रखे। अब उन पे डिपेंड करता है कि वो काम करें या नहीं करें, लेकिन कल उठा के हमें ये नहीं लगना चाहिए, हम जनता को बताएंगे भाई इस बात को हमने प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तक रखा और उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए हम मिलेंगे। आपने आइडियोलॉजी की बात की, मैं इस आइडियोलॉजी पर ही आ जाता हूँ। आप आदिवासी और भील हितों के साथ में राजनीति करने आए हैं, लेकिन एक बड़ा विरोधाभास इस लिहाज से देखने को मिलता है राजकुमार जी, जब आपने शपथ भी ली, अभी पार्लियामेंट में भी ली, और उससे पहले भी आपने ट्वीट किया अपनी जीत के बाद, आपने कहा कि ये मेरी जीत नहीं है, भील प्रदेश और लोकतंत्र की जीत है। बार बार आप पर ये आरोप लगते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि आप तो एक अलग तरह से सेपरेट प्रदेश की मांग कर रहे हैं और भील प्रदेश चाहते हैं, जो कि अपने आप में हिंदुस्तान के लिहाज से वो उस तरह से फिट नहीं बैठता है। ये इन आरोपों को कैसे आप काउंटर करेंगे? वाकई आपकी कोई मांग है कि भील प्रदेश आप अलग चाहते हैं? क्योंकि आप बार बार इस तरह के इशारे करते रहते हैं अपने बयानों के जरिए, या फिर जो ट्वीट भी आपने किया उसको लेकर फिर से एक बार बात उठ रही है। मेरी समझ के हिसाब से जो लोग कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, आरोप लगाने वाले जो हैं, आरोप शब्द भी सूट नहीं होता है उनके लिए, क्योंकि मेरी डिमांड है और डिमांड गलत हो तो आरोप माना जाता है। और ये डिमांड को लेके अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो आपने देखा होगा मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में 1500 आदिवासी मारे गए थे। इस इतिहास को समझना पड़ेगा। भील प्रदेश की जो मांग कर रहा हूं, ये मांग का आधार क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था उस दौरान 1500 आदिवासी मारे गए थे, लेकिन उसका इतिहास को आज चार लाइनों में सिमट दिया गया। उसके इतिहास को ये कहा जाता है कि गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन हो रहा था और अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और 1500 आदिवासी मारे गए। देश के किसी भी कोने में ये इतिहास नहीं मिलेगा कि भक्ति करने से अंग्रेजों ने गोलियां चलाई। इस इतिहास को तोड़ मरोड़ के परोसा गया है। वास्तविक इतिहास ये है कि उस दौरान ही गोविंद गुरु महाराज ने के नेतृत्व में सारे भील समुदाय ने अंग्रेजों से डिमांड की थी कि हमारा अलग भील प्रांत चाहिए। तो ये जो भील प्रदेश की जो डिमांड है आजादी से पहले से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि राजकुमार होते हैं भारत आदिवासी पार्टी, हम लोगों ने इस डिमांड को नहीं क्रिएट किया, ऐसा नहीं है। सच्चाई है, जरूरत है, क्योंकि भील ट्राइब इलाका जो था आज मध्य प्रदेश में डिवाइडेशन हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, गुजरात में हो गया और राजस्थान में हो गया। ये भौगोलिक दृष्टि से भी सारा एक था, रहन सहन रीति रिवाज भी कहीं न कहीं ज्वाइंट में था, और खान पान हर प्रकार से एक ज्वाइंट था। उसको, इस ज्वाइंट कम्युनिटी को, ज्वाइंट भौगोलिक कल्चर को 4 स्टेटों में डिवाइडेशन कर दिया। उसका नुकसान ये हुआ है कि हमारे लोग राजधानी से दूर रहे, कहीं न कहीं गवर्नमेंट का ध्यान नहीं रहा। और एक बड़े इशू पे आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। अगर देश के अंदर कुपोषण का आंकड़ा उठाएंगे, मेरी जानकारी में जो आया है, कुपोषण, अति कुपोषण अगर मिलेगा तो मध्य प्रदेश के झाबुआ में, आपका गुजरात का ये दाहोद, ये वाला इलाका में, मतलब जो बिलपट्टी इलाका है, जो बिल प्रदेश की जो डिमांड कर रहे हैं, चारों स्टेटों का अगर डाटा निकाल के देखेंगे कुपोषण, तो हम जो बिल पट्टी की डिमांड कर रहे हैं उसी इलाके से कुपोषण का सबसे अधिक आंकड़ा आएगा। तो ये फिक्स है कि इस कम्युनिटी को 4 भागों में डिवाइडेशन करने से आज ये परिणाम के रूप में ये है कि कुपोषण, अति कुपोषण हाईएस्ट
वहाँ हैं। नहीं, लेकिन अगर अगर जब आप कुपोषण की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कुपोषण एक वजह नहीं हो सकता किसी प्रदेश की अलग से मांग करने को, राजकुमार जी, क्योंकि जब आप आदिवासियों की बात करते हैं तो देश भर के प्रदेशों में आदिवासी हैं। फिर बात ये उठेगी कि हर आदिवासी एक एक अलग अलग प्रदेश बना दिया जाए। आप एक कुपोषण को लेकर या पिछड़ेपन को लेकर अपने आप में मांग जायज़ हो सकती है कि जो अभी तक नेतृत्व वहाँ से रहा, उतने प्रयास नहीं किए गए, सरकारों ने अब तक वहाँ मेल न्यूट्रिशन एलिमिनेट नहीं कर पाई। वो एक बड़ा सवाल सरकारों पर है जो बना है। लेकिन अब आप बड़े नुमाइंदे हैं, अब आप देश की संसद में बैठेंगे, आपके हाथ में ताकत होगी, आपके हाथ में देश की संसद में सवाल पूछने की होगी, आप नीति निर्माण में सहयोगी होंगे, तो उसके जरिए आपको नहीं लगता कि आप बड़ी भूमिका निभा पाएंगे? क्योंकि ये बड़ा पॉलिटिकल हो जाता है कि मैं एक अलग प्रदेश बनवाने की मांग करते रहूंगा। नहीं, देखो, ये मेरे उस कम्युनिटी के लोगों के हार्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हिस्ट्री से, हिस्ट्रिकल अगर देखा जाए तो गोविंद गुरु महाराज एक आस्था से जुड़ा हुआ है। 15 से आदिवासी जो शहीद हुए उन शहीदों से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक कल्चर, भौगोलिक आधार पे भी डिमांड है। मैंने कुपोषण एक उदाहरण सिंपल सा बताया था। हम एजुकेशन का देखेंगे, डेवलप का देखेंगे, हर तरफ से देखेंगे तो ये चीजें सामने आएगी कि इस भील प्रांत की जो इलाका था, जिसको हम भील पट्टी या भील प्रदेश के रूप में आज मानते हैं, ये सबसे ज्यादा अगर शोषित पीड़ित रहा है और साथ ही विकास से दूर रहा है तो ये रहा है। अगर भील स्टेट बनता है तो कहीं न कहीं डेवलप, और जो मिनरल्स चारों स्टेट के लोग उस इलाके में जाके मतलब अति दोहन कर रहे हैं, वो दोहन भी कहीं न कहीं रुकेगा। बांसवाड़ा में तो बड़ी सोने की खदान मिली अब। मैं उसी लाइन पे आना चाहूंगा। सोने की खदान मिली, एक्सेप्ट, सब खुश हैं, लेकिन उस जगह पे जो रह रहा आदिवासी आज दुखी, आज नींद नहीं निकाल पा रहा है, सो नहीं पा रहा है वो आदमी, क्योंकि उसको पता है कि उस जमीन का पट्टा मुझे नहीं मिला है और ये जमीन सरकार इसको अनलीगल कहेगी, उसका आशियाना उजड़ जाएगा। ऐसे कई परिवार हैं, लगभग 15 से 16 गांव प्रभावित हो रहे हैं, और उन गांवों की अगर संख्या काउंट करेंगे हम तो 10 से 15 हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब ऐसे मामले में गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं देती है। गवर्नमेंट कहेगी आप तो अतिक्रमण में हो, उसको हटाओ, लेकिन वो आदिवासी आजादी से पहले उस जमीन पे बैठा हुआ है, जिस जमीन में सोने की खान आपको आज दिख रही है, तो उसका क्या गुनाह है? उसको लेके ध्यान नहीं दिया। इसके मतलब क्लियर है कि कहीं के गवर्नमेंट का फेलियर रहा है। तो जो इस तरह से एक वो जन जंगल जमीन की जो बात अक्सर आदिवासियों के हितों को लेकर रही, वो वही बात आप कमोबेश कर रहे हैं। लेकिन आप अब संसद में हैं तो क्या माना जाए कि अब राजकुमार रुत यहाँ पर भी अलग से भील प्रदेश की मांग की संसद के पटल पर भी देखने को मिलेगी? देखो, मेरी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है और वहाँ के लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, मैंने वही कहा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान मांग के आधार पे, कल्चर के आधार पे, वहाँ की बोली भाषा के आधार पे एक फिजिबल बनता है ये डिमांड, तो ये डिमांड मेरी जारी रहेगी। नहीं, आपको क्यों नहीं लगता कि आदिवासी, जिस तरह से आप आज जो करीब 550 सांसदों के साथ आप संसद में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, तो उसी इंक्लूसिविटी के साथ, उसी समावेशिता के साथ में आदिवासी भी समाज में रह सकते हैं, राजस्थान में रह सकते हैं? नहीं, देखो, रहने का कोई दिक्कत नहीं, रह रहे हैं, आज आजादी के बाद से रह ही रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन कहीं न कहीं डेवलप के मामले में हमारा इलाके को अछूत रखा गया है। एक तो आधार ये है, दूसरा, आजादी से पहले हमारे उस क्षेत्र से आने वाले जनप्रतिनिधि की कमी रही कि इस मांग को तरीके से, बाकी अगर शुरुआत से आजादी के बाद ही इस मामले को उठा दिया होता, एक सबसे बड़ा आधार था कि 1500 आदिवासी शहीद क्यों हुए। 1500 आदिवासी शहीद इसलिए हुए थे इस भील प्रांत को लेके, तो उसी समय ये भील प्रदेश बन जाना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे हमारे उस इलाके में अन्य कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, वो हमारे भाई हैं, आज मुझे वोट दिया है कई लोगों ने मुझे, हम सबको साथ में लेके चलना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर भील ही रहेंगे, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा विरोधी पार्टियां माहौल बनाती है। हम सभी लोगों को साथ में विश्वास में लेके ये काम करना चाहेंगे और कराएंगे आने वाले समय में। ठीक है, एक थोड़ा सा पॉलिटिकल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चर्चाएं रही आपकी, ना सिर्फ जीत बल्कि आपके राजस्थान में नेताओं के साथ भी लेकर। शिक्षा मंत्री जो मदन दिलावर, उन्होंने कहा कि एक वो डीएनए टेस्ट की बात आ गई है कि भाई आपने कह दिया कि जो हिंदू वाले बयान को लेकर कि वो सभी हिंदू हैं देश में जो रह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो डीएनए टेस्ट हो जाना चाहिए। उस पर कैसे आप रेट करेंगे? क्यों ऐसी बात आई, क्यों ऐसी नौबत आई कि इस तरह की बात आपको कहनी पड़ी या फिर उनकी तरफ से बयान आया? देखो, ये मदन दिलावर जी जैसे उम्र के हिसाब से बड़े हैं, पद के हिसाब से भी शिक्षा मंत्री, राजस्थान का एजुकेशन का भविष्य उनके हाथों में है, लेकिन पिछले 6 महीनों से देख रहे हैं कि वो एजुकेशन का भविष्य गर्त में जा रहा है। इशू धर्म की बात जो है, धर्म का इशू अलग है और डीएनए का इशू अलग है। डीएनए टेस्ट से किसी धर्म का आइडेंटिफाई नहीं होता, नस्ल का आइडेंटिफाई होता है कि वो कौन सी रेस है, कौन सी
नस्ल से हैं। इशू ये, उन्होंने इस मामले को बिल्कुल गलत तरीके से और पूरे आदिवासी समुदाय पे लांच, मतलब एक गाली की तरह उन्होंने शब्द यूज किया है। और ये अवश्य मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा, ये भुगतना पड़ेगा। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं या पार्टी संज्ञान में लेके अगर स्टिक होके इस पद से इस्तीफा नहीं लेती है, तो अवश्य आने वाले समय में ये चीजें बहुत मतलब बहुत जोरदार तरीके से, क्योंकि ये हो सकता है ये बात, ये उनके लोगों का आक्रोश मीडिया तक नहीं पहुंच रहा होगा, लेकिन पूरे देश के आदिवासियों के अंदर है कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराए, ये वर्ड उन्होंने यूज किया कि आदिवासी अगर हिंदू नहीं है तो उनका डीएनए टेस्ट कराए। हाँ, रही बात ये कि आदिवासी हिंदू है या नहीं है, मैं किसी भी धर्म की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं हिंदू नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू धर्म का विरोध कर रहा हूं या हिंदू धर्म की आस्था पर ठेस पहुंचा रहा हूं। हकीकत यह है कि आदिवासी धर्म पूर्वी व्यवस्थाओं से है। आदिवासी किसी भी धर्म में नहीं आता है, ना हिंदू, ना ईसाई, ना जैन, ऑथेंटिक तरीके से। लेकिन भाजपा क्यों जबरदस्ती इस इशू को बना रही है, मेरे समझ में नहीं है। पॉलिटिकली फायदा लेने के लिए आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदुत्व थोपा जा रहा है। प्यार से आदिवासी कोई भी धर्म अपनाएगा, आज भी अपना रहा है। आज भी कई लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, कई लोग ईसाई को करते हैं, कई इलाकों के अंदर हो सकता है परिस्थिति अलग होने की वजह से जैन धर्म भी अपना रखा है। लेकिन जिस तरह से ये ठप्पा लगाया जा रहा है कि जो भाजपा का है वो हिंदू है या हिंदू है वही भाजपा का है, इस तरह से उल्टा लोग जो मान रहे थे वो भी आज मानने के लिए तैयार नहीं है। दो बड़े, अब आखिरी पड़ाव पर है, दो सवाल मेरे और होंगे आपसे। अब राजस्थान में भी बजट आएगा और केंद्र में भी यूनियन बजट भी आएगा, दोनों जगहों पर आपकी क्या मांग होगी बांसवाड़ा को लेकर? पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा ये है कि जब अब संसद में, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि स्पीकर के चुनाव में भी मतदान तक की नौबत आ गई थी, विपक्ष का भी उम्मीदवार खड़ा हो गया, पहली बार इतिहास में इस तरह से देखने को मिला, विरला ही देखने को मिलता है। राजकुमार रोत किस दिशा में खड़े रहेंगे फिर, अगर इस तरह के जब फैसले होंगे तब? देखो, अच्छे फैसले होंगे, देश हित के अंदर, देश हित में फैसले होंगे, ट्राइबल के उस क्षेत्र को लेकर अच्छा फैसला होगा तो हम साथ में खड़े रहेंगे। अभी तक हमारी जो स्थिति बनी रहेगी, हम निष्पक्ष रहेंगे। हालांकि इंडिया अलायंस के साथ कहीं न कहीं हमारा ऐसे संबंध रहा है, क्योंकि उन लोगों का कहीं न कहीं हमारे पे थोड़ा सहयोग रहा है, तो उस सहयोग की भावना के हिसाब से हम लोग साथ में हमारे इंडिया अलायंस की, क्योंकि जब अब स्पीकर की बैठक की बात हो या उससे पहले भी अहम बैठक हो, कहा गया कि राजकुमार रोत और उनकी पार्टी को तो बुलाया नहीं जाता है इंडिया अलायंस में। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडिया अलायंस की लिस्ट में हम लोग नहीं है। इंडिया अलायंस की लिस्ट में हम लोग नहीं है। इंडिया अलायंस जो बना उस दौरान हमारी पार्टी का नाम नहीं है, उस पर आगे विचार किया जाएगा। अभी हम लोग यही कहेंगे कि लाइन में ना पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष खड़े रहेंगे। तो क्या मांगे होंगी अब, क्योंकि जो बजट वाला सवाल मेरा था उस पर भी मैं जवाब चाहूँगा आपसे। केंद्र में भी बजट आएगा और राजस्थान में बजट आने वाला है अगले महीने। क्या मेजर आप जो चाहते हैं लोकेशंस हो आपके इलाकों के लिए? मेरा विशेष फोकस रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि मैं उस क्षेत्र के अंदर जो आदिवासी समुदाय, अधिकतर बम्बई, महाराष्ट्र और गुजरात जो पलायन हो रहा है, घर का मुखिया तो हो रहा है, लेकिन साथ में इसके पूरे परिवार को, बच्चों को लेकर पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोका जाए। रोकने के पीछे हमें कहीं न कहीं वहाँ पर छोटा मोटा कुटीर उद्योग, रोजगार क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरा फोकस रहेगा उस पर, कुटीर उद्योग को, रोजगार को लेकर कोई काम करें। इससे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी शेड्यूल 5 के जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को गवर्नमेंट, हम ये नहीं कह रहे हम नया सिरे से, संविधान में जो ट्राइबल के लिए जो राइट्स हैं उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये रहेगा। इसके अलावा वहां पर एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या है। आज भी कई गांवों में ऐसी स्थिति है कि 5वीं 6वीं पढ़ने के बाद बच्चा स्कूल छोड़ रहा है। इसलिए छोड़ रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है, स्कूल दूर है या परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। तो इस पे हम फोकस करेंगे, एजुकेशन को लेके बेस्ट पॉलिसी लाए, हम प्रपोजल बना के भेजेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ट्राइबल इलाके के लिए या तो विधानसभा वाइज नवोदय खोला जाए, अलग से एकलव्य मॉडल अतिरिक्त और खोला जाए, खोल ही रहे हैं लेकिन उसको और अतिरिक्त तो खोला जाए। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। एग्रीकल्चर को लेके वहां बड़ा इशू बन रहा है। एग्रीकल्चर में काफी चीजें, और डूंगरपुर में, इस इलाके में, ये ग्रामीण इलाके में, ये तो पानी को लेके हम बड़ा, जो माही और करेणा जो बांध बना हुआ है, वहां से अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र एरिया जो है, सूखा इलाका है, वहां पर प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर के लिए प्रोजेक्ट बनाने का मेरा कोशिश रहेगा। साथ ही इसके अलावा कुपोषण को लेके, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, गवर्नमेंट आंकड़ों में हालांकि बहुत कम आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि आंकड़ा ज्यादा आ जाएगा तो हम पे विरोधी खड़ा हो जाएगा, तो वो कई आंकड़ा छुपा रहे हैं। तो उस पर हम कोशिश करेंगे कि वास्तविक आंकड़े को सामने लाए और उसको लेके व्यवस्थित पैकेज तैयार करें। पैकेज अनेक तैयार होते हैं लेकिन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं, तो मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिरी सवाल मेरा जाते जाते ये होगा आपसे राजकुमार रोत साहब, क्योंकि
आपकी जैसी पार्टियां दूसरी पार्टियां भी छोटे दल उभरे हैं, देखा गया है कि कई अब नेताओं को जेल का रुख करना पड़ रहा है किस तरह के आरोप और घोटालों को लेकर। मेरा सवाल आपसे है कि अब आप राजस्थान से दिल्ली में होंगे, क्या आप सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आपकी पार्टी में देखते हैं? क्या आपने उसकी तैयारी की है? क्या आप पार्टी को आगे भविष्य देखते हैं अपनी पार्टी का? क्योंकि अब आप दिल्ली में होंगे, राजस्थान में क्या रूपरेखा होगी? क्या सिर्फ राजकुमार रोती सर्वे सर्वा होंगे या फिर एक दूसरी पंक्ति आपने तैयार करना शुरू कर दी? मेरी पार्टी में, हालांकि मेरी पार्टी की जो व्यवस्था है उसमें कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति अकेला मतलब सर्वोपरि नहीं है। हमारी व्यवस्था है पार्टी में, पार्टी का हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। रही बात राजस्थान के अंदर 3 नौजवान मजबूती से आज खड़े हैं। मेरे जैसे ही तीनों विधायक हैं और बहुत जल्दी मेरी जो सीट खाली हो रही है वहां से भी एक नौजवान, कोई न कोई अच्छा आदमी आ जाएगा। और पार्टी का जो विस्तार है, हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और साथ ही झारखंड, उड़ीसा, बिहार और ये अपने छत्तीसगढ़, इन इलाकों में लगभग हम 10 ऐसे स्टेट टारगेट करेंगे। इन 10 स्टेटों के अंदर हम पार्टी को विस्तार करेंगे। और इस विस्तार में जो आपने कहा कि अब आपके वहाँ भी 84 में भी उपचुनाव होंगे, क्या सिर्फ आदिवासी चेहरे ही आपकी पार्टी में नेता रहेंगे या फिर कोई दूसरे तबकों से या फिर सामान्य वर्ग से भी कोई अपेक्षा कर सकता है कि आपकी पार्टी में आए और ऊपर तक जाए? अभी भी हमारी पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश से एससी के लोग भी लड़े थे, ओबीसी के लोग भी चुनाव लड़े थे। और हमारी पार्टी का जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसमें लगभग सभी कम्युनिटी के लोग पार्टी पदाधिकारी हैं। लेकिन मेरी विधानसभा है, रिजर्व सीट है, तो स्वाभाविक है एसटी कैटेगरी का ही साथी हमारा आएगा। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है और रिजर्व सीट भी है। बाकी पार्टी पदाधिकारी के अंदर सभी वर्ग के लोग हमारे जब आप एक्सपेंड करेंगे, आप बाकी सीटों पर भी, आप रिजर्व सीटों के अलावा भी आप कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां तो हर वर्ग का जिस वर्ग के रिजर्वेशन है या फिर कोई भी जिस वर्ग का बाहुल्य क्षेत्र है, जिसका जो भी वर्चस्व रहेगा उसे आदमी को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे हमारी पार्टी से। बहुत शुक्रिया राजकुमार रोत, आपने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात किया। एनडीटीवी के स्टूडियो है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजकुमार रोत थे, तमाम सवालों के इन्होंने जवाब दिए, खुद के राजनीतिक करियर से लेकर आगे क्या इनकी रणनीति रहने वाली और अपने क्षेत्र के लिए दिल्ली से और राजस्थान सरकार से क्या चाहते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।